विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं मंत्रालय और मिशनों में अपने सहयोगियों, हिंदी विद्वानों एवं छात्रों तथा देश विदेश के सभी हिंदी सेवियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा अमृत महोत्सव हमें आजादी के उन मतवालों का स्मरण कराता है जिन्होंने अपने आप को भारत की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः अर्पित कर दिया। देश प्रेम की लौ को जलाए रखने में भारत की सभी भाषाओं के कवियों एवं साहित्यकारों ने महान योगदान दिया था। हिंदी भाषा का भी इसी में असीम योगदान रहा है। हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर स्थापित करने में कई सकारात्मक पहल हुई हैं और आज विश्व के बहुत देशों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि भी विदेशियों को हिंदी सीखने के लिए आकर्षित कर रही है। हिंदी भाषा ज्ञान, साहित्य, शांति और स्नेह की भाषा है। विदेशों में हिंदी भाषा का बढ़ता अध्ययन भारत को विश्व भर के अनेकों देशों और उनके नागरिकों से प्रभावी तौर से जोड़ता है। आज हमें हमारी राजभाषा और भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण करना है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप आपस में हिंदी में वार्तालाप करें और इस प्रकार आप भारत के मूल संस्कारों और सरोकारों से जुड़े रह सकते हैं। आप सबको पुनः विश्व हिंदी दिवस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी, भारत माता की जय। नमस्कार। आप सभी का विश्व हिंदी दिवस के इस खास अवसर पर मेरा और भारतीय संस्कृति संस्थान बार्सिलोना की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी को नए वर्ष की ढेरों बधाइयां। आज के इस कार्यक्रम में हम हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का और हमारी परंपराओं का उत्सव मना रहे हैं। आईसीसी इंडियन कल्चरल सेंटर बार्सिलोना के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री आलोक लहर जी, जो यहाँ के अप्रवासी भारतीय समुदाय के एक माननीय सदस्य हैं और साथ ही साथ एक उम्दा कवि भी है। और इनकी एक खास बात यह भी है कि वो एक जर्नलिस्ट हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ हैं हिंदी के शिक्षक कंदर्प मेहता जी। आपका बहुत स्वागत। नमस्ते। हम इन दोनों के साथ आज हिंदी भाषा और हमारे जीवन के नानाविध आयामों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद पाएंगे। आज के कार्यक्रम में हम कविताओं का पाठ करेंगे, कथक और भारतनाट्यम के माध्यम से हिंदी साहित्य के अमर रचनाओं का आनंद लेंगे और खास हमारे भारतीय समुदाय के सदस्यों के बच्चों के द्वारा लिखे और पेश किए कविताएं और निबंध सुनेंगे। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आलोक जी, आपसे एक प्रश्न है कि आप आज हमें इस खास दिन के बारे में कुछ बताएंगे या उसके बारे में आप अपने कुछ सुझाव हमें देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन जी। आज इस विशिष्ट आयोजन में, जो कि भारतीय संस्कृति केंद्र बार्सिलोना द्वारा आयोजित किया गया है, मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग जो अप्रवासी हैं, हम अप्रवासियों को अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो जिस देश में हम रहते हैं उसकी संस्कृति धीरे-धीरे हम पर या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, और विशेष रूप से महिलाओं से, क्योंकि जब हम मातृभाषा बोलते हैं तो वो वही भाषा है जो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। तो सबसे पहले मैं उन सबको ये निवेदन करूंगा कि वह अपनी मातृभाषा, वो गुजराती हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो सिंधी हो सकती है, वो पंजाबी हो सकती है, वो कोई भी भाषा हो, आप उसका प्रयोग घर में करें। और यथासंभव, क्योंकि आप भारतीय समुदाय से जुड़ेंगे, तो यथासंभव आप हिंदी भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो एक दूसरे से, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं,
राष्ट्र से हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यक्ति से जब वो बात करते हैं, वो स्पेनिश में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन जो अपनापन हिंदी के साथ आएगा वो किसी और भाषा के साथ नहीं आएगा। इसलिए मेरा स्त्रियों से, माताओं से ये निवेदन है कि वो अपनी मातृभाषा में बात करें और हिंदी अगर हो सके तो उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग करें और इससे वो बॉलीवुड की फिल्मों का भी आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि जब हम निवासी, भारत निवासी जब हम बाहर जाकर रहते हैं, बाहर की हम भाषाएँ सीखते हैं, उनको भी हम उतना ही सम्मान देते हैं जो कि हम अपनी भाषा को देते हैं। तो कितने बार मैं सुनती हूँ कि कहते हैं कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ज़्यादा लैंग्वेजेज़ के अंदर। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एक स्पंज की तरह होते हैं। सही बात। जो आप कोई भी चीज़ आप उनको बोलना आरंभ करेंगे, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो भारतीय समुदाय से नहीं है, वो स्वीडिश भी बोलते हैं, वो कतालान भी बोलते हैं, वो स्पेनिश भी बोलते हैं और वो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। तो एक साथ जब वो बच्चे हैं, वो जो स्पेन की भाषा है, स्पेनिश या बार्सिलोना प्रांत की भाषा है, कतालान, वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे। आप घर में उनके साथ जो भारत के अंदर हमने 3 भाषाओं का फ़ॉर्मूला बना रखा है, जिसके अंदर राष्ट्रीय भाषा हिंदी, एक राज्य की भाषा जो कोई भी हो सकती है वो और अंग्रेजी भाषा इनका उनको अध्ययन कराएँ तो 5 भाषाएँ बोलना कोई असंभव नहीं है। मैं स्वयं 7 भाषाएँ बोलता हूँ और कतालान मैंने यहाँ आकर सीखी है और बिना किसी कक्षा में जाए। तो आप ये संभव है और ये आप कर सकते हैं। कोई ऐसा आपको एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप अगर प्रयास करेंगे तो अवश्य आप वो भाषा सीख जाएँगे। सही बात है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, मैं आलोक जी से पूरी तरह से सहमत हूँ और बच्चों का तो क्या है कि जितनी भाषाएँ वो सुनेंगे, वो सीख लेंगे। मैं हुँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे एक मित्र हैं, जिनके घर में एक दूसरी भाषा बोली जाती है, भारतीय भाषा मगर तो उन्होंने ये तय किया कि उनकी छोटी-सी बच्ची है 5-6 साल की, तो उन्होंने कहा जब वो उसे समझ ना आए, ऐसी किसी भाषा में हम बात करें, हमारी पर्सनल बातें, तो उन्होंने हिंदी में बात करना शुरू किया, अंदर-अंदर हुँ, हुँ। और वो जानते भी नहीं कि उनकी बच्ची जब बाहर जाती है, स्कूल जाती है, तो साफ हिंदी बोल सकती है। वाओ! जब हमने उन्हें बताया कि आपकी बेटी कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, तो तो उन्हें ताज्जुब कर रहे होंगे। हम तो सोचते थे कि वो नहीं बोलती है। तो वो सिर्फ़ सुनते-सुनते उसने सीख ली है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आप बिल्कुल। बच्चों को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ बच्चों को हिंदी सुनाएँ, हाँ जी। उससे ही वो सीखने लगते हैं। ख़ासकर बहुत छोटे बच्चे और यहाँ पे तो हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये इंडियन कल्चर सेंटर जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म है। जहाँ पे हम अक्सर ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हिंदी के कोर्सेज़ भी चला सकते हैं। तो आज विश्व हिंदी दिवस पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक मौका है हिंदी का प्रसार करने का, प्रचार करने का और उसको जैसे आपने कहा उसका उत्सव मनाने का और सही उसको बात सीखने का। और और सीखने उसको का। सीखने का। तो वैसे आपने ऑलरेडी एक 1-2 प्रश्न तो पूछे। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, मुझे भी कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है। और आलोक जी इतने ज्ञानी हैं और इनके पास अनुभव इतना है कि लालच हो रही है। तो अगर आप मुझे अनुमति बिल्कुल, दें, तो मैं बिल्कुल। उनसे एक प्रश्न पूछना 1 क्यों चाहूँगा। आप 2 पूछिए, तो बिल्कुल। क्योंकि आलोक जी आप बहुत सारे वर्षों से यहाँ हैं, यहाँ के भारतीय समुदाय के साथ आप जुड़े हैं। आप आपका क्या मानना है कि हिंदी भाषा जो अप्रवासी भारतीय हैं हम जैसे, हमारी जो आम ज़िंदगी है, उसमें उसके उसके क्या मायने हैं? हम किस हद तक हिंदी को एक माध्यम के रूप में देख सकते हैं, ना सिर्फ़ एक भाषा मगर एक माध्यम दूसरे भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए, हमें हिंदी किस तरह से एक सहारा दे सकती है? आपका आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव तो ये रहा कि जब मैं पहली बार बार्सिलोना आया और मैं स्पेन आता रहता था क्योंकि मैं स्पेनिश ही पढ़ा,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और मैं यहाँ शोध के लिए पुस्तकें ढूंढने के लिए स्पेन आता रहता था, लेकिन मैं मैड्रिड, सालामांका उस तरफ अधिक गया। तो जब मैं पहली बार यहाँ आया और मैं रामलाज में गया तो मैं काफ़ी अचरज हुआ मुझे ये देखकर कि बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग हैं और उनके साथ आप केवल हिंदी में या स्पेनिश में वार्तालाप कर सकते थे, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो इस ऐसे प्रांतों से आए थे और गांव से आए थे जिनका अंग्रेजी भाषा के ऊपर जो उनकी पकड़ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि साधारण रूप से होता है, भारतीय जब दूसरे भारतीय को मिलता है तो हम अंग्रेजी में भाषा बात करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने भी वही किया। तो उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दिया, देखिए मुझे स्पेनिश आती है या मुझे हिंदी आती है। तो मेरा तो इस संदर्भ में यही रहा कि अगर आप अपनी मातृभाषा देख रहे हैं, और पोर्चुगल में गया, वहाँ पे मैं एक गुजराती समुदाय के लोगों से मिला, तो उन्होंने मुझसे गुजराती में बात नहीं करी, उन्होंने भी मुझसे हिंदी में ही बात करी। तो हिंदी मैं ये समझता हूँ कि इसको वो वाला जो स्तर है या उसको वो ओहदा नहीं मिला जो उसको विश्व में मिलना चाहिए था। अभी भी अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो आप ये देखेंगे कि सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी भाषा है, उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर नंबर आता है हिंदी का। और हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम भारतीय अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी भाषाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये भारतीय भाषा कभी भी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनेगी। और इस प्रकार की भाषाएं जैसे स्पेनिश हो सकती है, स्पेनिश एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है क्योंकि वो 22 देशों में बोली जा रही है, पर जैसे चीनी भाषा है वो केवल एक ही देश में बोली जा रही है, या कोई छोटे मोटे जो देश हैं जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है। तो अगर हम ये सोच के चलें कि हिंदी जो है वो केवल भारत में बोली जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं दुबई गया था तो मैं अपने मित्र से बात कर रहा था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो किस भाषा में मैं बात करूंगा। मुझे ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वहां पर आप हिंदी और पंजाबी से बहुत आराम से आप दुबई में कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस भाषा को बोला नहीं जा रहा। और अगर आप देखें जैसे फ्रेंच है वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा है, किंतु तमिल जो है वो अधिक लोग बोलते हैं। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे, तमिल भाषी लोग फ्रेंच भाषा के बोलने वालों से अधिक हैं, लेकिन तमिल भी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है। तो ये जो भाषा की राजनीति है, अगर इसको हमने बदलना है तो हमको सबसे पहले अपनी भाषाओं के ऊपर गर्व करना पड़ेगा। जब हम बाहर जाएं और आप किसी भारतीय को देखें तो उसके साथ पहले आप अंग्रेजी में बात ना कीजिए, पहले आप हिंदी में कोशिश कीजिए। अगर उसको नहीं आती, ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चे इंग्लैंड में पैदा हुए या यहाँ पे पैदा हुए तो उनको अपनी भाषा नहीं आती, या बोलनी आती है, लिखनी नहीं आती, इस प्रकार की चीजें होती हैं। किंतु उसके अंदर कोई संदेह नहीं, लेकिन जब आप अपनी भाषा में किसी से बात करते हैं तो जो अपनापन आता है वो अंग्रेजी में या स्पेनिश में नहीं आएगा। मैं तकनीकी रूप से स्पेनिश बहुत अच्छी बोलता हूँ, किंतु मैं उसमें कविता नहीं लिख सकता। तो ये आपको बता देगा कि इसका क्या अर्थ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, मगर आपने कहा था कि आज हमारे पास रंगारंग कविताओं का वो कार्यक्रम भी है, तो क्यों ना हम अपने कवियों बिल्कुल। को सुने। आज हमारे साथ बहुत सारे टैलेंटेड कवि हैं और सबसे पहले मैं परिचय दूंगी पूजा अनिल का। पूजा अनिल उदयपुर राजस्थान में जन्मी, मैड्रिड स्पेन में रहती हैं। प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त पूजा हिंदी एवं स्पेनिश में कविताएं लिखती हैं और परस्पर अनुवाद भी करती हैं। इनकी कहानियां, कविताएं एवं आलेख भारत के कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वह इंटरनेट रेडियो साइट रेडियो प्लेबैक इंडिया पर हिंदी कविताएं और कार्यक्रम संचालित करती हैं और हिंदी कहानियां, कविताएं को अपनी आवाज भी देती हैं। शॉर्ट फिल्म द लास्ट केस के लिए लिखा गया उनका प्रसिद्ध गीत सपनों वाली परी लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। वे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हिंदी की कक्षा भी चलाती हैं और ब्लॉग भी लिखती हैं। आप उनका ब्लॉग यहाँ पर भी देख सकते हैं poojaanil.blogspot.com पर। तो सुनते हैं पूजा की कविता।
नमस्कार, मैं हूँ पूजा अनिल और आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर आप सभी को, सभी हिंदी प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से बहुत सी बधाई और शुभकामनाएं भेजती हूँ। इस मौके पर मैं अपनी हिंदी कविता सुनाती हूँ। मैं शब्द तुम्हारा। बहुत समय से मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, बहुत समय से मैंने कोई पत्र नहीं पाया। हाँ, तुम्हारे सारे पत्र खूब संभाल कर रखे हैं मैंने, उठाकर अक्सर पढ़ती रहती हूँ उन्हें। तुम्हारे सारे पत्र खूब संभाल कर रखे हैं मैंने, उठाकर अक्सर पढ़ती रहती हूँ उन्हें। शायद तुम्हें मालूम हो कि उन पत्रों की महक शब्दों से अधिक चंचल है। कभी कभी मुझे संपूर्ण सुवासित कर जाते हैं। तब मैं यह सोचती हूँ, स्वयं से ही पूछती हूँ, क्या प्रेम जितना पुराना होता जाता है उतना अधिक प्रबल होता जाता है? तुम चाहे जो भी कहो मुझसे, तुम चाहे जो भी कहो मुझसे, लेकिन मैं तो हर बार यही कहती हूँ तुमसे कि तुम मुझसे अधिक प्रेम नहीं करते, कि तुम मुझसे अधिक प्रेम नहीं करते। किंतु देखो ना, कितना महकती हूँ मैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टैलेंटेड स्टार है मेघना बोस। जयपुर, मैं उनकी बात उनकी ही शब्दों में बताती हूँ। जयपुर की पैदाइश, लखनऊ में पली बड़ी और काफी साल मुंबई में भी गुजारे, तो आज इन 3 अलग अलग संस्कृतियों का विचित्र मिश्रण हो। दोस्त बनाना, कविताएं लिखना, खाना पकाना और शॉपिंग की शौकीन हूँ। मेरा मानना है कि मेरी कविताएं से 2-3 लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिलती है, खुद से या समाज में जरूरी बदलाव लाने की, तो मेरा लिखना सफल है। सुनते हैं मेघना बोस की कविता। नमस्ते, मेरा नाम मेघना बोस है और मेरी आज की कविता का शीर्षक है मेरे मन का पंछी। बैठा हुआ था छत पे रंगीन पंख पसारे, बैठा हुआ था छत पे रंगीन पंख पसारे, सपने बने थे काजल आंखों के किनारे। मुट्ठी में जग को भरने की ख्वाहिश लिए चला था, मासूम ये मन मेरा उड़ान भरने चला था। मजबूत लग रहे थे तूफान के इरादे, मजबूत लग रहे थे तूफान के इरादे, पंछी की हैसियत क्या वो तो पर्वत को भी गिरा दे। बंधुत्व निभाने गरज रहे थे बादल, बंधुत्व निभाने गरज रहे थे बादल, काले मेघ भी अपने लहरा रहे थे आंचल। टिका रहा वहीं पे मेरा मन ये बावला सा, गहरी बड़ी थी उसकी उड़ने की पिपासा। तूफान से उसने बोला आंखों में आंख डाले, पीछे नहीं हटूंगा जितना भी तू डरा ले। जिद अपनी पूरी करने जो उसने पग बढ़ाए, पूरी ताकत लगाकर अपने पंख भी फैलाए। चमकती बिजली ने उसकी आंखें भी चौंधियाई, पर ढीठ मन ने मेरे ताकत और लगाई। हिम्मत देख उसकी तूफान सहम गया था, हिम्मत देख उसकी तूफान सहम गया था, हवा से बातें करने मेरा मन ही उड़ चला था। ऐसा लगा कि मानो पिघल गई पहाड़ें, ऐसा लगा कि मानो पिघल गई पहाड़ें, मूषक से डर गई हूँ किसी सिंह की दहाड़े। जब टिकी नहीं ये कुदरत मेरे हौसलों के आगे, तो क्या बिगाड़ लेंगे समाज के ये धागे। जब टिकी नहीं ये कुदरत मेरे हौसलों के आगे, तो क्या बिगाड़ लेंगे समाज के ये धागे। मेरा हौसला हिलाने आओ जिसे भी आना है, मेरा हौसला हिलाने आओ जिसे भी आना है, मैं भी अड़ी हूँ जिद पर अब चांद ही ठिकाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मेघना। बहुत अच्छी। नहीं, मेघना जी को हमने और आलोक जी ने काफ़ी कवि सम्मेलनों में सुना है और हमेशा इनके शब्दों में यही एक पैनापन होता है और धन्यवाद मेघना जी। तो एक जो मिठास होती है वो अद्वितीय है, हाँ। इसमें बिल्कुल, कोई शक नहीं। बहुत मधुरता। और आगे बढ़ते हैं। जी, तो आगे जो है हमारे साथ वो है रचना प्रियंका। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो खुद अपनी प्रस्तुति देंगी। नमस्कार,
आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम रचना प्रियंका है। मैं पिछले 3.5 वर्षों से मैड्रिड में रह रही हूँ। यूँ तो एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल मेरी जीविका आय व्यय के हिसाब से चलती है, लेकिन मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है कागज़ के सफ़ेद पन्नों और काली स्याही के बीच। मैंने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। आप सभी की तरह मैंने भी जीवन में कई किरदार निभाए और निभाती जा रही हूँ, लेकिन ये जो कवयित्री का किरदार है ये मेरे हृदय के सबसे करीब है। इसी के साथ आज साहस कर रही हूँ आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरी एक कविता, शरद का सन्नाटा। अपने बागीचे में नींबू के पेड़ उगाए थे और जब भी बहती थी पवन अगस्त की, पीली हरी सी चमचमाती सुरभि रखे अपने पंखों पर तितलियों के झुंड झूमते थे आसपास। तब कश्मीर की टमाटरी दुशाला ओढ़े वो लाल गुलाबी पुष्पों के बीच बेत की कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियों में दोपहर बिताती थी। बागीचे के बाहर आंगन पर रसोई से उठती थी सुगंध घी में घुलती इलायची की, और सूर्य सी सुनहरी पूड़ियाँ छन छन कर गिरती थी कांसे की बड़ी सी थालियों पर। शीशे की बरनी से अचार के टुकड़े लिए रुंझुन पाँव से वो आती थी। पर आज बागीचा सूख गया है, नींबू भी नादारद है। तितलियों के झुंड अब कहीं और बसते होंगे। रसोई में कल की रूखी रोटियों के बीच अभी भी कहीं अचार की सुवास है, पर वो बरनी टूट गई है। पलंग पर वही टमाटरी दुशाला ओढ़े तार तार कुछ मैली सी मिलती है वो, जिसके जीर्ण नेत्र अब भी देखते हैं हरी सी दोपहर, और जिसकी वृद्ध जिह्वा पर अब भी चाय की चुस्कियों का धुंधलाता स्वाद है। धन्यवाद रचना। और अब हमारे साथ हैं श्वेतलाना। श्वेतलाना के बारे में शायद मैं कंदर्प जी से कहूंगी कि वो हमें कुछ बताएं। खैर, स्वेतलाना अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगी। एक कविता मौलिक रचना प्रस्तुत करेंगी और एक माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही सुविख्यात कविता है, एक पुष्प की अभिलाषा, वो प्रस्तुत करेंगी। और हमें खास गर्व है कि स्वेतलाना ये कविताएं पढ़ रही हैं, क्योंकि वो हमारे इंडियन कल्चर सेंटर की हिंदी की एक स्टूडेंट है और उसने उस हद तक हिंदी सीख ली है कि अब वो ना सिर्फ दूसरों की कविताएं पढ़ती हैं, मगर खुद भी हिंदी में एक रशियन होने के बावजूद कविताएं लिख सकती हैं। तो हमें बहुत गर्व है। स्वेतलाना, प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्ते। मैं और हिंदी। मैं हिंदी से प्यार करती हूँ। हिंदी एक सुंदर भाषा है, मगर वह सिर्फ एक भाषा नहीं, हिंदी एक सोच है, हिंदी एक अनुभव है, हिंदी एक भाव है, हिंदी वह खिड़की है जिसके उस पर मैं एक नई संस्कृति को देख सकती हूँ। हिंदी वह दरवाजा है जिसकी उस पर मैं एक नया अनुभव कर सकती हूँ। हिंदी वह तुलिका है जो मेरे मन को नए रंगों से भर सकती है। हिंदी पर मुझे अभिमान है, हिंदी मेरी भी पहचान है। हाँ, मैं हिंदी से प्यार करती हूँ और अब लगता है हिंदी भी मुझे प्यार करती है। बहुत ही सुंदर कविता थी। धन्यवाद श्वेतलाना। तो आपने देखा कितनी सुंदर कविताएं, और स्वेतलाना की जो रशिया से हैं, यहाँ पे रहती हैं। हमारे पास और भी विद्यार्थी हैं इंडियन कल्चर सेंटर में, जो पोलैंड से, कोस्टारिका से, यहाँ स्पेन से। मगर एक एक प्रश्न हमें कई बार विद्यार्थी पूछते हैं और मुझे भी उसका उत्तर नहीं मालूम कि आमतौर पर बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में, दुनिया में आप बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि स्पेनिश डिपार्टमेंट होगा या चाइनीज़ डिपार्टमेंट होगा। जेएनयू में आप पढ़े हैं, वहाँ पे आपने स्पेनिश वहाँ पे पढ़ी है। जी। तो हिंदी को उस हद तक
दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता, उस पे नहीं काम होता, उस पे उतना संशोधन नहीं होता। उसका कारण क्या हो सकता है आप लोगों के मंतव्य के अनुसार? देखिए, मैं एक भाषा विज्ञानी होने के कारण आपको ये बता सकता हूँ। हाँ, इसके लिए जो कातालान भाषा है हाँ, और जो कातालान भाषी हैं, मुझे उनको नतमस्तक होना पड़ेगा उनके सामने कि उन्होंने अपनी भाषा को किस प्रकार जिंदा रखा। पहले तो जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप अपनी भाषा में गर्व नहीं रखते, आप उसको पूरे गर्व के साथ नहीं बोलते। आप लोग अब पता नहीं कितने साल से स्पेन में रह रहे हैं, मुझे 25 साल हो गए। मैंने कभी नहीं देखा कि कातालान अपनी भाषा ना बोलें या स्पेनिश अपनी भाषा ना बोलें या अपनी भाषा में वो विदेशी शब्दों का प्रयोग करें, जैसे हम लोग करते हैं। हिंदी बोलते-बोलते हम अंग्रेजी बोलने लगेंगे, अंग्रेजी बोलते-बोलते हम उर्दू बोलने लगेंगे। तो ये सबसे पहले। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे, आप कोई भी चीज़ यहाँ खरीदेंगे, तो उसके ऊपर स्पेनिश भाषा में या पोर्चुगीज़ भाषा में, यहाँ यहाँ की जो भी स्थानीय भाषाएँ हैं, उसके अंदर ये अनिवार्य है कि कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं, आप दवाई खरीदते हैं, भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। आप दवाई खरीदेंगे तो उसके साथ जो प्रयोग का पर्चा आपको मिलता है, उसके अंदर केवल अंग्रेजी है और अंग्रेजी भारत भारत में 2% से अधिक लोग नहीं जानते हैं। ये सच्चाई है। और यदि हम अपनी भाषाओं को सम्मान नहीं देंगे तो विश्व भर में और कोई नहीं देगा। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पेन में एक ऐसी जगह है सारागोसा में, जहाँ पे हिंदी आज से नहीं, जब मैं भारत में था तब से उसके अंदर एक स्त्री थी, उन्होंने एक हिंदी की पुस्तक भी लिखी थी, जो मेरे पास थी, श्रीमती थापड़। उन्होंने, वो स्पेनिश थी और उन्होंने एक भारतीय व्यक्ति से विवाह किया था और उसके पश्चात उन्होंने स्पेनिश में हिंदी लिखने की, हिंदी सीखने की एक उन्होंने परंपरा यहाँ पे आरंभ करी थी। और मैं समझता हूँ धीरे-धीरे यदि हम लोग अपनी भाषा को वो सम्मान देंगे, तो ये अनिवार्य है। और ये अगर हम ये शुरू करेंगे, आप सोचिए कि हर जो भी आप वस्तु खरीदते हैं, अगर उसके ऊपर हिंदी में लिखना होगा और तब तक आप उस चीज को भारत में आयात नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर जितने भी जो इस्तेमाल का पर्चा है या उसका जो डिब्बा है, उसके ऊपर जो पूरी सामग्री लिखी रहती है, अगर वो हिंदी में नहीं होगी तो आप उसको भारत में आयात नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे लोग हिंदी पढ़ना आरंभ कर देंगे। और कंदर जी, आप तो कभी ये बोलना नहीं चाहिए, आप तो स्पेन में बैठे-बैठे हिंदी पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपकी तो बात सही और है। लोग रुचि भी ले रहे हैं। हुँ, और मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि रूस के जो लोग हैं, वो बहुत जी। रुचि रखते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। और यही नहीं, वो बहुत सारी भाषाएँ सीखते हैं और सिर्फ़ रूस के लोग नहीं, और भी। आप इस विषय में आप हमें बताइए कि कौन-कौन से देशों से लोग आपके पास हिंदी सीख रहे हैं? तो हमारे पास जैसे मैंने कहा रूस, स्पेन, पोलैंड, कोस्टा रिका से भी एक स्टूडेंट है। तो और दूसरे देशों से भी लोग आते रहते हैं, जैसे यूके से पहले कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो अभी यहाँ नहीं रहते, मगर उनकी काफ़ी रुचि थी हमारी भाषाओं में। ज़्यादातर लोगों की रुचि भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी में इस वजह से होती है कि या तो उन्हें भारतीय फ़िल्में बहुत पसंद होती हैं बिल्कुल ठीक। या भारतीय संगीत या नृत्य बहुत बहुत पसंद होते हैं। जैसे आज हम आगे देखेंगे कार्यक्रम में नूरिया नूरिया जो खान को। कथक प्रस्तुत करेंगी, वो खुद बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं। वो सही बात। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। तो तो मैं आपसे सहमत हूँ, अगर कि हिंदी को हम सिर्फ़ एक भाषा के रूप में न देखें, मगर भारतीय संस्कृति को समझने के एक माध्यम के रूप में देखें और भारतीय संस्कृति में जो भी काम होता है, भारतीय संस्कृति पर जो भी रिसर्च का काम होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके साथ अगर हिंदी को जोड़ें, तो हिंदी का और भी प्रसार हो सकता है और भी प्रचार हो सकता है और हिंदी और लोगों तक आसानी से पहुँच सकती है। मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहूँगी, जो कि मैं जी। ये सब सुन रही हूँ कि भारत में बहुत सारे प्रांत हैं, हर एक राज्य का की अपनी भाषाएँ हैं, तो एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, एक इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है। तो
इन सब के बीच, इतने सारे भाषाओं के बीच सिर्फ हिंदी को आगे बढ़ाना क्या मुश्किल काम नहीं है? और साथ ही साथ जैसे कि हम जनरेशन बाय जनरेशन देख रहे हैं और उनका एक्सपोज़र बाहर की दुनिया की तरफ देख रहे हैं, और उसके बीच में हम हिंदी को जैसे अगर पुश करते हैं, तो क्या वो सही होगा, या ये होगा कि हम दूसरे भाषाओं को इतनी मान्यता नहीं दे रहे हैं? तो वो बैलेंस बनाना, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, हमें अपने जो मातृभाषा है उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो उसके साथ कभी-कभी ये भी लगता है कि मुश्किल तो है, पर क्या ये उतना ज़रूरी भी है? अगर हम नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जब हम एक हिंदुस्तानी किसी दूसरे हिंदुस्तानी से मिलते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल के हिंदी में बात करें, तो उससे अपनापन लगता है। वो सही बात है, लेकिन क्या हम हर एक चीज़ को हिंदी भाषा में चेंज कर सकते हैं? आ, आपका सवाल काफी पेचीदा है, ये मुद्दा काफी संजीदा है। बिल्कुल। तो इस इसमें हम ज्यादा गहराई में मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी समझ है, ना इतना अनुभव है, ना इतना ज्ञान है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं गुजरात से हूँ। सही बात। गुजरात में हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं जब हम 10 साल के होते हैं, 5वीं कक्षा में। हुँ, हुँ। मगर पढ़ना शुरू करें उससे पहले अब बोलना हम है। हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी में आसानी से बात कर सकते हैं। और गुजरात में तो आदमी, जैसे उन्होंने कहा वो पोर्टुगल में गए तो गुजराती हाँ। समुदाय हिंदी में बात करता था उनसे, वो हिंदी में ही बात करेगा। क्योंकि गुजराती आदमी जब भी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान दिखना चाहता है तो वो हिंदी में हिंदी बात में करता बात है। करता है। वो इंग्लिश में वैसे ही बात बुद्धिमान होते हैं। हाँ, क्योंकि हम इंग्लिश में बात करेंगे हुँ। तो फिर सामने वाले को पता चल जाएगा कि हम कितने बुद्धिमान हैं या नहीं हैं। हुँ, हुँ। और गुजराती में हम बात करेंगे तो हम समझेंगे कि ये हमें बुद्धिशाली नहीं नहीं समझेगा। समझ रहा है। मेरा एक दो जब हम गुजराती स्कूल में पढ़े, जब हम यूनिवर्सिटी में गए, तो यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम की थी। तो हम पहले दिन गए, फर्स्ट ईयर कॉलेज का था, तो वहाँ से प्रिंसिपल आ रहे थे। तो प्रिंसिपल ने हमसे कुछ पूछा, इंग्लिश में पूछा, हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने कहा फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है? हुँ, और फिर प्रिंसिपल ने मैंने कहा तुमने उनसे हिंदी में क्यों पूछा? तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं, उसमें स्मार्ट दिखते हैं। तो 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 मेरा ये मानना है कि शायद फिल्मों की वजह से, या शायद काफी हद तक फिल्मों की वजह से, ज्यादातर इलाकों में, भारत में, लोग हिंदी वैसे ही सीख जाते हैं, सही बात है। वैसे ही बोलने लगते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच देख कर हाँ। हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ज्यादातर बच्चे इंडिया में। तो वो बात है। मगर भारत में एक सर्वमान्य भाषा हिंदी एकमात्र भाषा बनेगी, वो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हमारे संविधान में हमारे देश की रचना जिस प्रकार से हुई है, वो इस प्रकार से हुई है कि सभी धर्म, सभी प्रजातियां, सभी जातियां, सभी भाषाएं, सभी प्रकार की संस्कृतियां अगर एक देश के अंदर आ सकती है, तो वो देश हमारा देश है। वो तो सही बात है। कल्चरली वेरी रिच। मैं इसमें कुछ एक बातें जोड़ना चाहूँगा, वो ये हैं कि अगर आप भाषा की राजनीति में जाएँगे, तो कुछ भी संभव नहीं है। मतलब आप राजनीति को छोड़ दीजिए और दिल से दिल से। सोचिए, तो ये बिल्कुल संभव है। आप ये कर सकते हैं। मैं इस पे आपको 2 अनुभव सुनाता हूँ। मैं उत्तर भारत से हूँ, और जैसा कि कंदर्प ने बोला, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, और मेरी मातृभाषा पंजाबी है, और हिंदी मैंने भी केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी है। और 10वीं कक्षा में आपको इतना ज्ञान मिल जाता है, भारतवर्ष में अगर आप रह रहे हैं, अगर आपने देर से शुरू किया, और उसमें मेरा ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहा कि मेरे पिताजी को कभी पटना भेज दिया जाता था, कभी चंडीगढ़ भेज दिया जाता था। तो कहीं पे हम संस्कृत पढ़ते थे और कहीं पे हम पंजाबी पढ़ते थे। फिर हम गुजरात चले गए तो वहाँ गुजराती, कांडला में गए तो वहाँ कच्छी, और अगर हम बंगाल में चले गए तो फिर तो वहाँ बंगाली। बंगाली।
तो इस तरह के मेरे साथ अनुभव होते रह गए। उसके उपरांत भी केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ने से मैं अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। मुझे कोई उसके अंदर संकोच नहीं है बोलने में, या मुझे किसी शब्द कभी नहीं सूझता। किंतु हिंदी में भी मैं उतना ही, मेरे को प्रांगता प्राप्त है। अब जब आप ये भाषा बोलते हैं, मैं फ्रांस में था और हमको फ्रेंच बोलनी तब नहीं आती थी, और उनसे हमने अंग्रेजी में भाषा में बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने हमारी बात सुनी अनसुनी कर दी। हम केवल रास्ता जानना चाह रहे थे, और फिर हम 2-3 लोग थे, हमने सोचा कि ये तो हमारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी भाषा से प्रेम है। बिल्कुल। और स्पेन में अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो शायद उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। फ्रेंच बोलते थे लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। तब हमने उनसे हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। आपको अचरज होगा ये जानकर कि उन्होंने हमारी सहायता करने की हर संभव कोशिश करी। अगर जब हम इंग्लिश बोल रहे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, तो वो हमको एक तरह से वो एक तरफ छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे हमने हिंदी बोलना शुरू किया। और दूसरी चीज ये है कि आप बोल के तो देखिए जो आप कह रहे हैं। और मैं उत्तर भारत से एक बार तमिलनाडु गया था, और उत्तर भारत में इस प्रकार का हुआ बना दिया गया है कि तमिलनाडु में कोई हिंदी नहीं बोलता। बिल्कुल, ये सच नहीं है। सही, ये बात और मैंने भी मैं सुनी। 2 दिन तक अपने ड्राइवर के साथ इंग्लिश में बोलता रहा, और फिर उसने वो तमिल एक्सेंट में बोला, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बंगाली एक्सेंट में हिंदी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप स्पेनिश बोलेंगे या इटालियन बोलेंगे, स्पेनिश भाषा, आपने इनकी जो फिल्म की डबिंग होती है उसमें भी देखा होगा, वो एक उसका एक अपना सा एक मधुरता रहती है। स्वाद होता है। तो वहां पे उसने मुझे बोला, कह रहा है, सर आप हिंदी बोलता है? मैं बोला हाँ मैं हिंदी बोलता है। तो बोला हिंदी में बोलो ना। तो मैंने उसको बोला कि लेकिन आप तो तमिलनाडु से हैं, आप लोग तो हिंदी नहीं बोलते, और आप लोगों को हिंदी में बोलना पसंद नहीं। बोला वो तो सब राजनेता करते हैं, इधर अमिताभ बच्चन का मूवी आएगा ना तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट शो। जाके सब देखेंगे। तो आगे देखते हैं और क्या है आपके खैर, ये कार्यक्रम में। चर्चाएं चलती रहेंगी, जी। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हमारे स्थानिक कवियों की कविता सुनते हैं। जी जरूर। तो तो पहले नहीं तो आलोक आलोक जी जी से से शुरू स्टार्ट करें। आलोक जी शुरू आप मेरी करते हैं। कविता से। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने इस कार्यक्रम के लिए कोई विशेष कविता नहीं लिखी। साधारणतः मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर कार्यक्रम में, हर कवि आयोजन में जो भी हम करते रहते हैं, कंदर जी मेरे साथ रहे हैं उसमें भी, तो हम हर बार ये हमारा एक प्रयास रहता है कि हिंदी की एक मौलिक रचना हम प्रस्तुत करें। तो पिछली बार एक छोटी सी कविता लिखी थी जो स्त्री शक्ति के रूप में है। उसका नाम रखा था हिंदी नारी। तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत मैंने लिख दी और पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार की कोई एक वह कोई बहुत मैंने उसके ऊपर वो नहीं करी। कृपया ध्यान दीजिएगा। शक्ति थी मैं, दुर्गा महिषासुर वर्धिनी। काली होना मेरा प्रताप था, वेदों पुराणों में भी मेरा प्रभाव था। गार्गी व गायत्री के रूप में मेरा वैभव अपरंपार था। फिर ली समय ने करवट, घूंघट और बुर्का श्रृंगार हो गया। नारी का अस्तित्व मिटा डाला, अर्धनारीश्वर को तुमने पैर की जूती बना डाला। फिर ली समय ने करवट, घूंघट और बुर्का श्रृंगार हो गया। नारी का अस्तित्व मिटा डाला, अर्धनारीश्वरी को तुमने पैर की जूती बना डाला। चौथ पूजती सावित्री अपने पति के प्राण बचाकर ले आई। चांद पूजने वालों ने काल में चंदाबाई कहलाई। कान खोलकर सुन निरपेक्ष, इस विचार पर इसी धरती पर हुआ अश्वमेध था। ये अबलाओं का नहीं सतियों का देश था। स्त्री स्वाभिमान के खातिर तलवार से तलवार टकराई। पद्मिनी की आन पर लाखों ने जान गवाई। वीरांगनाओं के जौहर से डुंगरी सन्नाटे में छाई। डुंगरी राजस्थानी में पहाड़ी को बोलते हैं। दोहरा रहा हूं, स्त्री स्वाभिमान के खातिर तलवार से तलवार टकराई। पद्मिनी की आन पर लाखों ने जान गवाई। वीरांगनाओं ने
जोहर से डुंगरी सन्नाटे में छाई। ये रामायण की धरती है, सीता की रक्षा के लिए प्रलय लंका में आई थी। द्वापर में भी द्रौपदी के खुले केशों ने हस्तिनापुर में महाभारत करवाई थी। ये मोमबत्तियां किसने पकड़ा दी हमें? ये मोमबत्तियां किसने पकड़ा दी हमें? ये कब हमारे धर्म का समावेश था? यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, यही भारतवर्ष का संदेश था। उठो, वही भारत वापस लाना है। दे हर स्त्री को शक्ति, मां भारती को मुकुट पहनाना है। मां भारती को मुकुट पहनाना है। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। बहुत अद्भुत और शक्तिशाली कविता थी ये। धन्यवाद। वो ये सुनते ही रोंगटे खड़े कर देने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और सब बहुत बहुत जो धन्यवाद। भी आपने स्त्री के बारे में कहा, उन सब के चित्र ऐसे आंखों के सामने आ रहे थे। शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपसे भी कुछ। तो मैं अपने आप को कवि कहने का साहस तो नहीं करूंगा, मगर हिंदी दिवस के ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं, तो वो आपकी अनुमति से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हिंदी मेरी माँ है, हम सबकी माँ है, मगर उसके बच्चे कुछ बड़े हो गए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ उन्हें कुछ कम अकल वाली, कुछ कम मॉडर्न दिखती है। बच्चे अपने आप को माँ से ज्यादा सयाने मान रहे हैं। मैं भी कई बार सोचा, क्यों मेरी माँ कुछ मेकअप नहीं लगाती। वो सामने वाली आंटी अंग्रेजी उसके जैसी खूबसूरत नहीं दिखती। हम में से तो कईयों ने ये भी कोशिश की थी कि अंग्रेजी हमें गोद ले ले बचपन में। कई बार हम कहते हैं अपनी माँ को, ये क्या हो तुम में वो उर्दू वाला जज्बा नहीं है, वो पंजाबी वाला टशन नहीं है, वो बांग्ला वाला रुआब नहीं है। क्या हो तुम? मेरी घुटन, मेरी झुंझलाहट मेरी मां से नहीं देखी गई। और मां ने मुझे कहा, बेटा तू जाना चाहता है तो तू जा, खुश रह। मां को गले लगाया जाने से पहले, और तब मैंने पाया कि चाहे मैं कितने भी आसमान में उड़ लूं, आखिर जिस धरती पे वापस आऊंगा वो हिंदी है। चाहे मैं कितने भी हंसी, कितनी भी खुशियां किसी और भाषाओं में पालूं, आखिर जब आएंगे आंसू तो उनकी भाषा हिंदी है। चाहे मैं कितनी भी भाषाओं के कपड़े पहन लूं, मगर जो मेरी त्वचा है वो हिंदी है। हिंदी मेरी माँ है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आपने वही बात कर दी जो भी हम कर रहे थे, कि आप किसी भी भाषा में बोल लें, 7 भाषाएं बोल लें, लेकिन जो हिंदी है, और कन्नड़ में ये कहना चाहूंगा, आपकी मातृभाषा गुजराती है। लवलीन की मातृभाषा आप बताएं। हिंदी है। मैं सिक्किम में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, तो वहाँ पर नेपाली, टिबेटन, हिंदी, बहुत सारी भाषाएं हैं वहाँ पर, सिक्किमीज। लेकिन घर पे हम हिंदी में बात करते थे, पापा से हम इंग्लिश में बात करते थे, बाहर दोस्तों के साथ नेपाली और हिंदी में बात करते थे। मतलब एक बहुत मिक्स्ड कल्चर था घर पे। और बस वैसे ही हम हिंदी से जुड़े थे। पर वही जो अपनी माँ के साथ बात करने का तरीका है, वो तो हाँ, हिंदी में ही है। बिल्कुल। तो जो आपकी कविता है वो इस विचार को समावेश करती है और बहुत सुंदरता से उसको प्रस्तुत करती है। बहुत अच्छी। बहुत बहुत ज्यादा ब- सुंदरता से। आप और आप जैसे ज्ञानी लोग अगर
ये कहेंगे तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये बात। मैं सच में बहुत आभारी हूँ कि मैं आज आप दोनों के साथ यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि आपकी कविताएँ सुनकर आपके सोच का, आपके भावों का जो फीलिंग मिलती है, वो शायद अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुझे समझ में ना आए, लेकिन जो कविताओं में आपने जैसे रचित किया है, जैसे भाव में प्रस्तुत किया है, उसका मतलब सच में इम्पैक्ट बहुत ज़ोरदार रहा है। बहुत तो बहुत तो धन्यवाद। ये इम्पैक्ट से याद आया कि आपने जो पहले कहा था कि आज बच्चों ने बिल्कुल, अप्रवासी भारतीय समुदाय के यहाँ के हमारे जो छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने, बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन्होंने हमें कुछ भेजा है बिल्कुल। तो वो देखें अभी। तो आइए चलते हैं हमारे छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों की लिखी हुई कविताएँ। नमस्ते आदरणीय देवी और सज्जनों, मेरा नाम है कीर्ति और मैं भारतीय समाज में नारी के स्थान पे निबंध बोलने जा रही हूँ। नारी यानी स्त्री, जो किसी की माँ, बहन, बेटी भी होती है। स्त्री हमारे संसार में दुर्गा माँ से भी जानी जाती है। प्राचीन काल में हमारे समाज में नारी का महत्व नर से कहीं बढ़कर होता था। नारी कमजोर नहीं होती है। आज के युग में स्त्री प्रधानमंत्री भी बन सकती है, जैसे इंदिरा गांधी। जैसे हमारे देश में महान डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक आदि बहुत सारे महान काम करती है वो नारी। अर्थात जहाँ नारी की पूजा प्रतिष्ठा होती है, अर्थात प्रमाण करते हैं, अर्थात वहाँ पे भगवान का निवास होता है। नारी आज में प्रतिष्ठा और सम्मानी हो रही है और बड़ी बड़ी उड़ान भर रही है। आज के युग में स्त्री पुरुषों से भी आगे है। नमस्ते, मेरा नाम चक्षु वासवानी है। आज मैं आपको सुनाने जा रही कविता जिसका शीर्षक है हिंदी मेरी मातृभाषा। जन्म लिया जिसके आंगन में, जिसकी गोद में बड़ा हुआ, हिंदी हो तुम माँ के जैसी, तेरे सारे खड़ा हुआ। भले कमियां हो मुझ में, मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं, माँ को छोड़ चला जाऊं मैं, ऐसा पुत्र नालायक नहीं। रोम रोम में बसती है तू, कैसे तेरा मान करूं, तुझसे जुड़ाए भोजन तेरी ईजे कार करूं। अंग्रेजी से डर लगता है, छड़ी तान कर खड़ी है वो, देखो कैसे इतलाती है, कहती है तुझसे बड़ी है वो। खुश होते हो कैसे कहकर इंग्लिश का झंडा गाड़ दिया, जिस आंचल में पले बड़े उस आंचल को ही फाड़ दिया। हमें तेरे से माता, क्यों तुम छुप कर रोती हो, देश के सारे लोगों को तुम एक धागे में पिरोती हो। भारत एक सुंदर काया, मस्तक पे जैसी बिंदी है, प्यार प्रेम की मूर्ति लगती, माँ के जैसी हिंदी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है युक्ति बच्चानी। मैं 9 साल की हूँ। मैं स्पेन बार्सिलोना से हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्यों देखते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है। दुनिया बस एक दौड़ नहीं, तू भी अश्व नहीं धावक है। रुककर खुद से बातें कर लो, अंतर मन को शांत तो कर लो। सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। स्वाध्याय की आदत डालो और जीवन को खुलकर जी लो।
आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो। जीवन का ये रहस्य समझ लो और खुशियों से नाता जोड़ो। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हर शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कनिष्का कांजानी है। मैं 9 साल की हूँ, बार्सिलोना में रहती हूँ और आज मैं आपको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी के डगर, अकेले हो फिर भी मगन, मार के कांटे भी देखना, फूल बन जाएगी पथ पर। जय हिंद। अरे बहुत बढ़िया। आलोक जी, कैसा लगा आपको बच्चों का की ये कविताएं? बहुत अच्छे। अगर इस प्रकार बच्चे बाहर भारत के बाहर बोलते रहें तो बहुत अच्छा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और बच्चों को और खासकर उनके माता पिताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ नूरिया काबो से। नूरिया काबो, इनकी जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है। नूरिया काबो ने 2010 में प्रज्ञा संगीत समिति में कथक सीखा, वहाँ डिप्लोमा किया। भारत में वो करीब 10 वर्ष तक रहीं और अभी वो बार्सिलोना में अपने गुरु दुर्गा आर्य से क्लासिकल सीख रही हैं, क्लासिकल डांस सिखाती हैं और ऐसे कल्चरल शोज में अपनी प्रस्तुति करती हैं। साथ ही साथ मैं इंट्रोड्यूस करूंगी रोड्रिगो पेरेज गयार्दो को, जिनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ। 6 साल वो इंडिया में रहे, लखनऊ में रहे, बनारस में रहे और वहां पर उन्होंने तबला सीखा। सुनते हैं नूरिया और रोड्रिगो के साथ में कथक और घुंघरू और तबला का तालमेल।
tardes. Gracias por conectar con nosotros. En esta representación de Kathak con tabla estamos empezando con este ritmo tranquilito, con unas composiciones que muestran a Radha esperando a Krishna. Ella se prepara, Krishna viene a molestarla. Esto lo acabamos de ver y va una composición más de estas en las que ella se está preparando, poniéndose sus joyas, sus pendientes, pulseras, cuando Krishna viene a molestarla. Y seguimos con un Paran, una composición muy antigua que tiene muchísimas versiones en todas las gharanas o estilos de Kathak y que vamos a hacer después también otras variaciones. Subimos hacia así. Da, ta, ka, tonga, da, ge, di, ge, ta, da, den, ta, de, ta, kita, ta, ta, ka, tonga, ta, kita, ta, ka, ta, kita, ta, ka. Takita taka, tite kata gani gana, ek, do, tin, cha, pa, che, sat, at, no, das, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tha. Os habíamos dicho en la presentación, estamos bailando sobre un ritmo de 16 tiempos, por eso en la composición había 16 vueltas. Ahora Rodrigo os presenta un tijai. एक दो तीन चार तागिरे तागिरे दे, एक दो तीन तागिरे तागिरे दे, एक दो तागिरे तागिरे दे, एक दो तीन चार तागिरे तागिरे दे, एक दो तीन तागिरे तागिरे दे, एक दो तागिरे तागिरे दे, एक दो तीन चार तागिरे तागिरे दे, एक दो तीन तागिरे तागिरे दे, एक दो तागिरे तागिरे दा.
Y seguimos. Ya hemos calentado un poquito, así que subimos un poco la velocidad. Y presentamos otro tijai. Son estas composiciones como la que acabamos de hacer, que se repiten 3 veces. Y en este caso representa la lluvia. Vais a ver que se forman las nubes, caen los rayos y las gotas de lluvia. Os lo canto. Tincha pancha sata tek do o tincha panche sata tek do tincha pan ek do tincha pancha sata tek do o tincha panche sata tek do tincha pan ek do tincha pancha sata tek do o tincha panche sata tek do tincha pan. Otra de las composiciones que decía antes, Data Katunga, como la que cantaba al principio, en este caso la vamos a representar de 2 maneras. Una, describiendo a Krishna, el dios Krishna que toca la flauta, lleva sus pendientes y su tilak. Y la otra, en danza, como bailamos así otras piezas, más abstracto. Dataka, tunga, dage, dige, da dinta, detta, kita, dataka, tunga, takita, taka, titikata, gadigana, da, titikata, gadigana, da, titikata, gadigana, da. Más. Subimos para presentaros otro tijai que os va a cantar Rodrigo. Y en este tijai, ya que hay seguramente muchos estudiantes de hindi que nos están viendo o gente que conoce el hindi, contamos hasta 5, pero lo hacemos de diferentes maneras, con diferentes ritmos, ¿sí? Así que podéis contar con nosotros desde casa. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tigda tigda tay tigda di tay tigda tigda tay tigda di tay tat tat tigda di tay tat tat tigda di tay tat 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 tigda di tay 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 tay tigda di tay tigda di tay. Y acabamos con una demostración de ritmos, como una conversación, un lari, se llama, viene del verbo larna, pero no es una lucha, es más bien un diálogo entre el tabla y los gungurus.
बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत, हाँ सुंदर और ये तय करना मुश्किल है कि कौन बेहतर था, नूरिया या रोद्रिगो, क्योंकि दोनों इतने इतने अच्छे हैं कि मजा आ गया। उनका खास तालमेल खासकर तबला वो जो और लड़ी घुंघरू का का हाँ बहुत ही बेहतरीन। और तकनीकी रूप से दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पर मैं हिंदी से उसको मिलाता हूँ। जब 10 साल तक वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रही होंगी, तो मैं आपको ये बता दूं वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलती हैं। और यही नहीं, आप देखिए अर्जेंटीना तक आपका जो संस्कृति है वो वहां तक पहुंच रही है। तो हम जो भारतीय हैं हमको ही इसको और पहुंचाना है। अगर हम ये समझें कि जो दूतावास के लोग हैं वो पहुंचाएंगे, या कि सांस्कृतिक जो हमारा मंत्रालय है वो करेगा, वो तो करेंगे ही, हमारी मदद करेंगे, लेकिन हम लोग जो बाहर रहते हैं उसी को इसको और आगे बढ़ाना है। सही है। और ये जो सब चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं उनको बहुत अच्छा जो बहुत तकनीकी बहुत रूप से उन्होंने काम किया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। सलाम। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और हमारी लास्ट कलाकारा हैं ध्वनि। ध्वनि, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, शायद हम सब उनको जानते हैं, उनके नृत्य को अच्छे से पहचानते हैं। वो है भरतनाट्यम की बहुत ही बेहतरीन डांसर। ध्वनि भरतनाट्यम के जरिए संत कबीर की एक अमर रचना स्वर्गीय पंडित कुमार के स्वरों के साथ प्रस्तुत करेंगी, और साथ ही साथ समीर सामंत की लिखी हुई और शंकर एहसान लॉय की रची हुई एक बंदिश भी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। तो स्वागत करते हैं ध्वनि का। लेकिन उससे पहले आप बताएंगे हमें ध्वनि के बारे में कुछ ऐसा जो शायद हमें नहीं पता हो। खैर ध्वनि बहुत सारी बातें हैं जो मैं उनके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि ध्वनि मेरी धर्मपत्नी है। मैं ईश्वर का काफ़ी ऋणी हूँ इस वजह से। और नहीं, एक बात यह है कि उन्होंने 5 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था भरतनाट्यम सीखना, और 13 वर्ष में तो उन्होंने आरंगेत्रम भी कर दिया था। तो वो हमेशा मुझसे कहती हैं कि मुझे बैचलर डिग्री मिली थी जब मैं 20 साल का हुआ, उन्हें मिल गई थी जब वो 13 साल की थी। और बात सही है। तो चलिए देखते हैं ध्वनि की मधुरता। रंग 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 तेरी सखी में अंग अंग आज रंग डार दूं, तेरी सखी में अंग अंग आज रंग डार दूं, अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। मेरी सखी तेरे बिना कहीं भी ना व्याकुल मन लागे, बिरहन सुर ताल साज आज तेरे आगे। नैनन को चैन नहीं रैन रैन जागे, एक पल में टूट जाए सांस के ये धागे। तू जो मुँह
देखी देह प्राण त्यागे। पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दो, मेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं। अपनी चीजें प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं, मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी ओ मेरी सखी। युगन युगन हम योगी युगन युगन हम अवधूता युगन युगन हम युगन युगन हम आवना जा मिटना कबहू सबद अनाद भोगी अवधूता युगन युगन हम योगी युगन युगन हम सभी ठोर जमात हमारी सबही ठोर पर मेला हम सब सब है हम है बहुरी अकेला अवधूता युगन युगन हम योगी युगन युगन हम ही सिद्ध समाधि हम मौनी हम बोले रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही में हमको खेले अवधूता युगन युगन हम योगी युगन युगन हम कहे कबीरा जो सुनो भाई साधो नहीं न कोई इच्छा अपनी मढ़ी में आप में डोलूं खेलूं सहज स्व इच्छा अविधूता युगन युगन हम योगी युगन युगन हम
धन्यवाद दोहिनी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर नृत्य था। अब हम इस आज के कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। विश्व हिंदी दिवस का हमने भरपूर आनंद उठाया है। तो मैं तहे दिल से आईसीसी, इंडियन कल्चरल सेंटर, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन स्पेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और साथ ही साथ हमारे बहुत इम्पोर्टेंट और मुख्य गेस्ट मिस्टर आलोक लहर और गंधर्व जी का धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर संचालन किया। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी का हिंदी दिवस की बधाइयाँ। नमस्कार।